बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एंड टू दिस लेक्चर। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पंक्चुएशन, और हम लोग पंक्चुएशन डिस्कस करेंगे। विद द कोर्स ऑफ 3 लेक्चर्स विल बी फिनिशिंग अप दिस टॉपिक, और इंशाल्लाह उसके बाद करेक्शन रूल्स एज प्रॉमिस। सही है। अब हम लोग पंक्चुएशन की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पंक्चुएशन को डिफाइन कर लेते हैं। पंक्चुएशन, ठीक है। अब पंक्चुएशन इज आर्ट ऑफ is an art of using various stops and marks in the writing, in the writing, ठीक है। हम लोगों को राइटिंग करते वक्त बहुत सारे पॉजेज और स्टॉप्स लेने होते हैं, और कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों से अलग करना होता है। तो हम लोग अपने पंक्चुएशन का सहारा लेते हैं, ताकि हम जो चीज़ लिख रहे हैं और जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं रीडर को, वही चीज़ समझ आए, कोई और चीज़ समझ ना आए। तो हम इसकी पावर को देख लेते हैं कि पंक्चुएशन लगाने का फायदा क्या है, इसकी पावर क्या है। तो इसकी काफी सारी पावर है, और इसकी वेटेज काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर पंक्चुएशन ना लगी हो ना, तो कुछ का कुछ हो जाता है। इसके ऊपर मैं 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ और फिर हम बात करते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, सॉरी इस साइड से लिखना है। सेंटेंस नंबर 1 है, अ वुमन विदाउट हर मैन। आप लोग थोड़े से अपने एंटीने ऊंचे कर ले, हम लोग इस पर बात करने लगे, और आप लोग ही मुझे बताएंगे कि सेंटेंस नंबर 1 का मतलब क्या है और सेंटेंस नंबर 2 का मतलब क्या है। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। और इसका सेंटेंस नंबर 2 है, अ वुमन without her man is nothing। चलें भाई, जल्दी से कोई मुझे बता दे इसका मीनिंग। सेंटेंस नंबर 1 का मीनिंग कोई बता दे। 1 में ये है कि वुमेन जो है वो मेन के बगैर कुछ नहीं है, और 2 में ये है कि वुमेन के बगैर मेन कुछ नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोगों ने दोनों सेंटेंस के अंदर वर्डिंग का बिल्कुल भी फर्क नहीं किया, लेकिन हमारा सेंटेंस नंबर 1 अलग मीनिंग दे रहा है और सेंटेंस नंबर 2 अलग मीनिंग दे रहा है। तो इससे आई होप कि आप लोगों को पंक्चुएशन की पावर का समझ आई होगी, और पंक्चुएशन इस्तेमाल करना कितने जरूरी है एक राइटर के लिए, अपने रीडर को अपना पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए। चले अब हम लोग कॉमा से स्टार्ट करते हैं। कॉमा, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, अ कॉमा शोज अ शॉर्ट पॉज। कॉमा शोज अ शॉर्ट पॉज, ठीक है। आप इसके रूल्स स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर कॉमा, रूल नंबर 1 है, when a sentence begins with yes, no or no, the comma is used after yes or no. When a sentence begins with yes or no, और एक और वर्ड है और well, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपके डिफरेंट साइंसेस के अंदर भी आते हैं, तो आप सबसे पहले उसको क्वेश्चन का इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट, आपने उसको सबसे पहले वर्ड क्या लिखते हैं, यस कॉमा, देन आप उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सेम एज दिस केस हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एक नो कॉमा ही इज नॉट गोइंग, ठीक है। या एक यस की एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यस आई हैव डन माई होमवर्क।
ठीक है, आप एक वेल के आप खुद ही एग्जाम्पल देख लीजिएगा। वेल यू आर लुकिंग गुड, इस तरह की कोई एग्जाम्पल हो सकती है, या फिर कोई भी आपकी अपनी पसंद है, लेकिन एग्जाम्पल आप जरूर प्रैक्टिस करें। रूल नंबर 2 आ गया भाई। रूल नंबर 2 फॉर कॉमा इज वी प्लेस कॉमा बिफोर इन्वर्टेड कॉमास। मतलब रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए वी यूज अ कॉमा। वी प्लेस a comma before inverted commas। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमास ये हमारे आ जाते हैं, सही है। अब she said I am very happy। यहाँ पर हम लोगों की ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं और ये कॉमा है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला पार्ट जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और ये बीच में हमने रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से हम लोगों ने अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक कॉमा यूज किया। रूल नंबर 2 खत्म हो गया। रूल नंबर 3 पे बात कर लेते हैं हम। रूल नंबर 3, if a sentence begins with a dependent clause, a sentence begins with a dependent clause, we put a comma, or we use a comma after that। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने जो रूल लिखे हैं ना, इसमें भी आपको उसकी एग्जाम्पल नजर आ जाएगी। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, इफ क्लॉज होती है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होती है, क्योंकि ये हमारे मेन क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है, तो ये मेन क्लॉज ये है, इफ क्लॉज ये है, और हमारा डिपेंडेंट क्लॉज ये जरूरी नहीं है कि इफ से शुरू हो, लेकिन अभी फिल वक्त इस केस में हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम उनके बीच में एक कॉमा डालते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज ही वॉज अनवेल, कॉमा he did not go to school। यहाँ पर हमने अपनी डिपेंडेंट क्लॉज को, हमारी डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कॉमा के जरिए सेपरेट किया, सही। रूल नंबर 4, comma is also used to combine two independent clauses। पहले हमने क्या बात की कि एक डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिपेंडेंट है ये, और उसको हमने ज्वाइन किया है इंडिपेंडेंट से। अब नीचे वाले रूल में हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट को ही इंडिपेंडेंट से ज्वाइन करना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, आई एम अ टीचर, I ought to teach enthusiastically।
ठीक है, अब हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला पार्ट जो है ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हमने इनको किससे सेपरेट किया? विद कॉमा। अब नेक्स्ट रूल लिखते हैं हम अपना, रूल नंबर 5। Before introducing a new clause or after a prepositional phrase, we use a comma. Before introducing a new clause or after a prepositional phrase, after a prepositional phrase, we use a comma। अब ये आप लिख लीजिएगा। सही है, अब इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं कि ये किस तरह क्लॉज को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे या prepositional क्लॉज से के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे। In the morning, comma, I ate, क्या खाया था मैंने? कुछ भी खा लिया। I ate bread। ठीक है, अब यहाँ पर इन द मॉर्निंग में ये हमारा prepositional phrase है। prepositional phrase की भी सब टाइप कौन सी है हमारी? adverb phrase। ठीक है, adverb phrase of time है ये। phrase, यहाँ पे भी phrase। ठीक है, और ये हमारा एक न्यू क्लॉज है और ये तो क्लॉज है, तो क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने कॉमा लगाया और प्रपोजिशनल के बाद एक कॉमा लगाया, दोनों की एक बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखती हूँ। फॉर माई सिस्टर आई बॉट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। अब यहाँ पे ये ब्यूटिफुल गिफ्ट वाला पार्ट जो है दिस इज अ क्लॉज, और ये कॉमा जो है इसके आगे भी हमने इसको क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने कॉमा लगाया और हमने prepositional phrase के बाद कॉमा लगाया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। रूल नंबर 6, comma is used when a series of incident of list is used, list of items is used। अब इंसिडेंट को छोड़े, आप इज अ सीरीज कह लेते हैं ना, सीरीज या लिस्टिंग के लिए यूज करते हैं हम सीरीज। इतना लंबा सेंटेंस लिखूंगी तो वैसे इतना टाइम वेस्ट होगा, लिस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे एक सेकेंड दे, आई विल बी राइट बैक। आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे थे कि हम लिस्टिंग की बात कर रहे थे और सीरीज की बात कर रहे थे। ये हमने बचपन से बातें की हुई है कि अब मैं इस पर जल्दी से ज्यादा टाइम नहीं लगाती, इस पर जल्दी से बात करते हैं। आई हैव अ पेन, पेंसिल एंड रबर। ठीक है, यहाँ एंड के पीछे आप कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, अगर लगा दें तो अच्छा होता है। ठीक है, नहीं लगाने वाला केस जो है ना वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह कल आपको ना एक सबसे पहले आप मुझे याद दिलाइएगा, कॉमा का नहीं लगाने वाला बात ना मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नंबर 2 जो है, ओके। आई एंटर्ड द रूम, opened the fridge and took the food out।
ठीक है, अब हमने हमारे फ्रेजेस को भी अलग किया। फर्स्ट में हम लोगों ने सिर्फ लिस्ट ऑफ थिंग्स को अलग किया था, सेकंड में हम लोगों ने सिर्फ अपने फ्रेजेस को अलग किया है। रूल नंबर 7 पे आ जाते हैं अपने। रूल नंबर 7, और रूल नंबर 7 पे ये बात कर रहे हैं, whenever two clauses are joined by fan boys we put a comma before the fan boys। अब कोई मुझे जल्दी से बता दे fan boys क्या होते हैं हमारे। फॉर एंड नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ठीक है, जबरदस्त। are joined by fan boys we put a comma before fan boys। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब फैन बॉयज में तो हमारा एंड भी होता है, तो हम यहाँ पर भी इसीलिए कॉमा लगा रहे हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बात, इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं अच्छी सी। सादिया डिड नॉट गो, लिखते हैं यहाँ पर गो टू स्कूल बट her sister attends school regularly। ठीक है, अब यहाँ पर बट से पहले हमने कॉमा लगाया, तो इसलिए हमारा फैन बॉयज के पहले एक कॉमा आ गया। ये हमारा रूल है। तो आपको अपनी पैसिव सिलेक्शन में अक्सर ना वो फैन बॉय से पहले कॉमा लगाना भूल जाते हैं, तो आप फैन बॉयज के पहले ना फटाफट कॉमा लगा दिया करें, क्योंकि ये जो है ना, ये एक अच्छा इंप्रेशन आपके एग्जामिनर की तरफ लेके जाता है कि इसको पता है कि फैन बॉय से पहले हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है। ठीक है, अब रूल नंबर 8 पे बात कर लेते हैं हम। रूल नंबर 8 ये है, rule number 8 है, whenever a sentence starts with an adverb a comma is used। ठीक है, whenever a sentence starts with an adverb a comma is used। ठीक है, अब यहाँ पर एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब स्पेसिफिकली कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं इसको, कंजंक्टिव। ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब हमारा कौन सा होता है, हम उसको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ आपको। इंडीड, इंडीड ये हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब आ गया। आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम सेंटेंस नंबर 2 लिख लेते हैं। श्योरली डेजर्ट इज द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। अब यहाँ पर हमने अपने कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद एक कॉमा लगाया और उसके बाद अपना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को प्रोसीड किया और कंप्लीट किया। ठीक है, आई होप रूल नंबर 8 तक आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रूल नंबर 9 पे बात कर लेते हैं हम। रूल नंबर 9, comma is used before negation of anything। Rule number 9, comma is used before negation of anything। I am a teacher, not a cheater। I am a teacher, comma, not a cheater।
अब यहाँ पर निगेशन से मतलब है कि नो का वर्ड हो, नॉट का वर्ड हो, या कोई भी निगेशन के लिए, मना करने के लिए वर्ड यूज हो, तो हम उसको निगेशन कहते हैं। अब यहाँ पर नॉट का वर्ड आ गया, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये छोटा सा अपना प्यारा सा कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं, द बॉय यू मेट वॉज माई कजिन नॉट माई ब्रदर। ठीक है, हाँ ये एग्जाम्पल सही है। द बॉय you met was my brother, comma, not my cousin. ठीक है, अब नेक्स्ट रूल नंबर 10 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 10 है हमारा, ग्रामर रोज रोज रिवाइज कर करके चीजें रिपीट कर करके आएंगी, तभी आपको अपने पैसेज करेक्शन में उसकी गलतियां दिखेंगी, अपने एग्जामिनर अपने पेपर सेटर की, तभी आपको अपने एमडी कैट के एमसीक्यूज में भी मदद मिलेगी। आपको उनके पंक्चुएशंस का पता चलेगा कि whether these punctuations are correct or the punctuations placed in B sentence are correct। तो आप लोगों ने इस पर मेहनत करनी है, और यही हमारा टाइम है मेहनत करने का, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। रूल नंबर 10, शॉर्ट क्लॉजेस। सॉरी लीजा, एक्सक्यूज्ड कहिए। हाँ या जस्ट आपने अभी जो पीछे कहा है कि लास्ट वाला के निगेशन के से पहले हम लगाते हैं, तो बेसिकली अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि द बॉय आई मेट वाज नॉट योर ब्रदर नाइदर कजिन, सो इसमें भी तो हमने लाइक निगेट किया ना, सो डू वी पुट अ कॉमा बिफोर इट? यस एग्जैक्टली। ओके, यानी फिर हम नॉट से पहले कॉमा लगाएंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो निगेशन के लिए यूज हो रहा है ना। बेसिकली हम लोग बात ही यही करेंगे, निगेशन जो भी वर्ड हमारा करता है वो हमारा उससे पहले कॉमा यूज होता है। ठीक है, इज माय पॉइंट क्लियर? या थैंक यू। ये हम शॉर्ट क्लॉजेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्लॉजेस से को ना, दोनों शॉर्ट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए वी यूज अ कॉमा, कंसिस्टिंग ऑफ of a subject and a predicate। ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं you miss comma I hit। यहाँ पर कॉमा जो है ये हमारा किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि पहला भी हमारा शॉर्ट क्लॉज है, और शॉर्ट क्लॉज में हमारी सिर्फ एक ही कंपल्शन है कि सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो। अब सब्जेक्ट का तो हमने बहुत डिटेल में पीछे एक लेक्चर पे बात की है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना, सब्जेक्ट का आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आप वो जाके देख सकते हैं। और प्रेडिकेट वो होता है कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। हम सब्जेक्ट को, हमारी मैम एक बहुत अच्छी थी, मैम उज़मा, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, उन्होंने ये टेक्निक, मुझे हमेशा भूल जाता था प्रेडिकेट, सब्जेक्ट याद रहता था लेकिन प्रेडिकेट भूल जाता था। उन्होंने ये कहा था कि आप इस तरह याद करेंगे, द पर्सन's हेड इज द सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पर्सन इज द प्रेडिकेट। तो ये चीज, ये एनालॉजी मुझे आज तक नहीं भूली, और इसलिए मुझे ये याद है कि प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के अलावा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, शॉर्ट सा प्रेडिकेट है दैट कंसिस्ट ऑफ द वर्ब ओनली। अब यहाँ पर ये एक और शॉर्ट क्लॉज है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द वर्ब। आई होप आई एम क्लियर। यू लूज आई विन, ये कोई एग्जाम्पल हो सकती है, कॉमा आई विन। ठीक है, अब रूल नंबर 11, when we address someone, सबसे आसान, address someone। अब when we address someone में यहाँ पर आता है जैसे लेटर्स में लिखते हैं, dear friend, comma respected sir, comma। ठीक है, ये आ गया हम लोगों ने एड्रेस करने वाली बात। ये आपको आइडिया भी होगा क्योंकि आप लोग लेटर्स लिखते हैं और लेटर्स में आप
यही चीज सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 12 आई गेस, comma is used before and after an appositive phrase, या appositive clause के आगे पीछे भी यूज होता है और adjective clause के आगे पीछे भी यूज होता है। comma is used before, मैंने अपोजिटिव क्लॉज फ्रेज जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन यही बताई थी कि एक तो रीनेमिंग होता है पॉजिटिव क्लॉज, और दूसरा ये बात होती है कि हमारा अपोजिटिव क्लॉज जो होता है वो उससे पहले भी एक कॉमा होता है, उसके बाद भी एक कॉमा होता है, ठीक है। और अपोजिटिव फ्रेज होता है, अपोजिटिव क्लॉज होता है, ठीक है। और हमारा एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में एडजेक्टिव क्लॉज के आगे पीछे कॉमा नहीं लगता, इसलिए मैं वो नहीं लिख रही। यहाँ पे लिख लेते हैं इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज अ ग्रीन सिटी। ओके भाई, we're left with 10 minutes। चले इंशाल्लाह कॉमा आज कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2-3 रूल रह गए हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज अ ग्रीन सिटी, ये पार्ट जो है इज द रीनेमिंग ऑफ इस्लामाबाद, तो हम इसे पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं, और पॉजिटिव फ्रेज से पहले और उसके बाद में एक कॉमा लगता है, ठीक है। अब रूल नंबर 13 की बात कर लेते हैं फटाफट। रूल नंबर 13 है कॉमा इज यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग एडवर्ब, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर अ लिंकिंग एडवर्ब। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लिंकिंग एडवर्ब को डिफाइन कर लेते हैं। एन एडवर्ब दैट डज द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन इज नोन एज अ लिंकिंग एडवर्ब। एन एडवर्ब that does the function, the work of a conjunction is known as function of a conjunction is known as, ये बस इसको फाइट करते हैं, ये आपको पता चल गया क्या क्या। तो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी कंजंक्टिव एडवर्ब की क्या होती है। however, therefore, फिर आ जाते हैं nevertheless, फिर आ जाता है thus, फिर आ जाता है hence, फिर आ जाता है then, फिर आ जाता है likewise, फिर आ जाता है हमारा rather, फिर नेक्स्ट होता है than। अब यहाँ पे एक और हम कॉमा का रूल यूज कर रहे हैं लिस्टिंग करने के लिए, हम सारे अपने लिंकिंग एडवर्ब्स को सेपरेट कर रहे हैं विद अ कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है नदीम थॉट वेरी, नदीम टॉट, सॉरी, नदीम टॉट वेरी वेल ये हमारा सेमीकोलन लगाया हमने। therefore, सेमीकोलन के कल हम इंशाल्लाह रूल्स पढ़ेंगे, अभी आप सेमीकोलन वाली बात को इग्नोर करें और अपना therefore जो है लिंकिंग एडवर्ब के बाद जो कॉमा लगाने उस पर फोकस करें। he was given first prize। अब नदीम जो है वो एक अच्छा टीचर था और इसीलिए therefore जो लिंकिंग एडवर्ब के बाद हम लोगों ने एक कॉमा पुट किया, ये हमारा रूल था कि जो हमने अभी ऊपर सीखा। तो ये हमारा रूल नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रूल नंबर 14 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 14, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर 3 डिजिट्स। इसको तो मैं, ये तो मतलब एक सिंपल सा रूल है, आपने मैथ्स में भी सीखा होगा कि अगर हमारे पास लिखा हो 1 0 0 0 0 0 0 0, अब देखिए इसकी भी एक मिस्टेक आ सकती है, आपने माइन्यूट मिस्टेक्स पिक आउट करनी है ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि आपने पढ़ा है पूरे साल। अब ये हमारा आ जाता है यूनिट
10, इसको तो नहीं लिखते, छोड़ें, ये आपको पता ही होगा। 3 डिजिट्स के बाद मैंने क्या बात की है, कॉमा इज यूज्ड आफ्टर 3 डिजिट्स, कॉमा यूज्ड आफ्टर 3 डिजिट्स। यहाँ पर 3 डिजिट्स आ गए, 1 2 3 1 2 3, और ये हमारे कॉमर्स लग गए बड़े से नंबर के लिए। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 14 हो गया, और हम लास्ट रूल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि कॉमा इज यूज्ड टू अवॉइड एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी का मतलब पता है कि सबको, कॉमा इज यूज्ड टू अवॉइड, चलिए मैं एम्बिग्युइटी का मतलब बता देती हूँ। एम्बिग्युइटी मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का एक सिनोनिमस वर्ड है एम्बिग्युइटी, तो कंफ्यूजन को कहते हैं एम्बिग्युइटी। कि अगर कोई जैसे हम लोगों ने शुरू में वो सेंटेंस डिस्कस किया था आर्ट ऑफ कॉमा में, कि हमारा आर्ट ऑफ कॉमा में, आर्ट ऑफ कॉमा कह रही हूँ, आर्ट ऑफ पंक्चुएशन में जब हम लोग पंक्चुएशन लगाते हैं तो सिर्फ पंक्चुएशन लगाने से एक सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एम्बिग्युइटी अगर ना लगाएं तो एम्बिग्युइटी आ जाती है कि अगर एक औरत जो है उसके बगैर आदमी कुछ नहीं है, या आदमी औरत के बगैर कुछ नहीं है। सही, तो अब एक बात इसकी क्लियर करते हैं। शी लव्स हर पेरेंट्स, कॉमा शोएब अख्तर and Katrina Kaif। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। I like ice cream, comma ding dong and slanty। मैंने आपको कहा था कि मैं वो आपको रूल कल करवाऊंगी, लेकिन ये मैंने कहा इसी में कॉमा रैप अप कर देते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंड के पीछे ना हम लोग किस वक्त कॉमा लगाते हैं और किस वक्त नहीं लगाते हैं। मतलब अगर आप कॉमा लगा देना तो सारे मसले दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉमा आप लगा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और नहीं लगा रहे तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, अगर कॉमा नहीं लगाते, तो कब नहीं लगाते तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक लड़की है ना, शी, वो अपने पेरेंट्स को भी लव करती है, और जो पेरेंट्स है ना उसके, वो शोएब अख्तर है और कटरीना कैफ है। समझ आई? अगर हमने कॉमा लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि वो लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स को भी प्यार करती है, क्रिकेटर शोएब अख्तर को भी प्यार करती है, और एक्ट्रेस कटरीना कैफ को भी प्यार करती है। ठीक है, लेकिन ये कॉमा हटाने से एकदम से इसका मीनिंग बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इससे हम कहते हैं कि आप बेटर है कॉमा लगा दें, क्योंकि वो सारी चीजों को अलग अलग कर देता है। और अगर आप कॉमा नहीं लगा रहे तो फिर आपकी चीजें मैच करनी चाहिए। सही है? अब आई लाइक आइसक्रीम, डिंग डोंग एंड स्लांटी। अब यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया। अब कॉमा नहीं लगाने का क्या मतलब है? आइसक्रीम, डिंग डोंग और स्लांटी, मतलब ये कि कॉमा से पीछे वाली चीज और कॉमा के बाद वाली चीज सेम है। वो एंड से पीछे वाली चीज, एंड से बाद वाली चीज सेम है। तो हम लोग, ये तो आइसक्रीम अलग चीज है, डिंग डोंग एक च्युइंगम है, स्लांटी एक चिप्स है, तो ये तो चीजें अलग है। तो फिर हमें यहाँ पर एम्बिग्युइटी अवॉइड करने के लिए कॉमा लगा देते हैं। ये है कॉमा एंड से पहले कब लगाएं और कब ना लगाएं। तो आपके लिए सबसे बेटर चीज ये है कि आप लगा दिया करें, ताकि आपको ज्यादा सोचना ही ना पड़े। सही है? एंड दैट्स इट फॉर कॉमा। हम लोगों ने सारे कॉमा के रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, और ये कॉमा के रूल आप ये ना समझिएगा कि ये बिल्कुल अल्टीमेट कॉमा के रूल्स हैं, लेकिन ये हमारे लेवल के एमडी कैट के लिए एंड फॉर एफएससी दीज रूल्स आर इनफ, और हम लोग इससे अपना काम चला सकते हैं। और ये थे हमारे कॉमर्स के रूल। कल का मैं आपको बता देती हूँ, कल का हमारा इंशाल्लाह प्लान क्या है। कल हम लोग कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे कि कैपिटल वर्ड्स हम कब यूज करते हैं, और साथ हम लोग सेमीकोलन का यूज कोशिश करेंगे स्टार्ट करके। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करके ये अपना टॉपिक
फिर आगे अपनी एरर करेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो लीव कर लें, ये अपलोड हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, आई गेस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर हैविंग मी एज योर मेंटोर। विल सी ईच अदर टुमारो इंशाल्लाह। And this is Eliza signing off. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।